हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज है हमारे ब्लैक बुक P1 सेक्शन का पार्ट 3, जिसमें आज देखेंगे हम ईडीएम 41 to 60। ठीक है, तो एक बार मैं एक छोटा सा क्विक इंट्रो दे देता हूं जिसमें हम किस तरह से ये सारी चीजें अपना रखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारे हर ईडीएम्स का एग्जैक्ट मीनिंग रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक ओरिजिन स्टोरी होगी कि कहाँ से वो ईडीएम बना, कहाँ से डेवलप हुआ, उसके पीछे की मजेदार स्टोरी हम रखेंगे। ठीक है, एक विजुअल इमेज रहेगी, जैसे एग्जाम में आपको वो ईडीएम देखने को मिलता है, तो उसके साथ ही आपको वो ईडीएम देखने के तुरंत बाद माइंड में जो इमेज क्लिक होगी उस ईडीएम से रिलेटेड, वो आपको इजी टू रिकॉल होगा। इजी टू रिकॉल करने के लिए ईडीएम का मीनिंग। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें एसएससी एग्जामिनर ट्रैप जो रहेगा। ठीक है, कि एग्जामिनर आपको कहाँ उसमें ट्रैप दे सकता है, कहाँ फंसा सकता है, उस मीनिंग को लेके। ठीक है, हम वो पहले ही एक्सपोज करके चलेंगे उसमें। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल होगा, जो हम सेंटेंस यूज करेंगे वो एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आप अपनी जल्दी से अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना सजेशन दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अब। तो आज हमारा जो वर्ड है वो है एड फ्यूल टू द फायर, यानी पहला इडियम है एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना, यानी स्थिति को और बिगाड़ना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी जैसे आग में ईंधन यानी जो फ्यूल होता है डालने से आग और तेज भड़क उठती है, वैसे ही किसी पहले से खराब या गुस्से वाली सिचुएशन में ऐसी बात कहना या काम करना जिससे और माहौल माहौल ज्यादा बिगड़ जाए। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि कहीं अगर जैसे मोहल्ले पड़ोस में या कहीं झगड़ा चल रहा होता है, तो और जैसे सामने वाला इंसान बहुत गुस्से में रहता है, वो बहुत ऐसी चीजें बातें बोल रहा होता है, लेकिन कोई आके और ज्यादा उसको ट्रिगर कर देता है, कुछ बातें ऐसी बोल देता है कि उसका वो बोलना आग में घी डालने के जैसा काम करता है, कि उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि हिज रूड रिमार्क्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्गुमेंट। ट्रैप क्या हो जाएगा जिसमें एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, कि जैसे करेक्ट जो करेक्ट मीनिंग है इसका वो रहेगा टू वर्स अ बैड सिचुएशन, है जो मेक द मैटर वर्स। ठीक है, जो इंक्रीज एंगर और टेंशन। ठीक है, तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, टू लाइट अ कैंपायर या टू हेल्प पुट आउट अ फायर, यानी टू लाइट अ कैंपायर, इस तरह से एग्जामिनर आपको दे सकता है इसमें। नेक्स्ट है अपना जो ईडियम है वो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी नए सिरे से सोचना या फिर से योजना बनाना। टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन आफ्टर फेलियर, नए सिरे से सोचना है फिर से योजना बनाना। कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फेमस कार्टून था जिसमें एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक प्लेन क्रैश हो गया और जो उसको बनाने वाला इंजीनियर है, ठीक है, जिसको उसने ड्राइंग किया, डिजाइन किया, तो वो फिर से हार ना मानकर फिर से अपने ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाता है और उस डिजाइन पे काम करने को बोलता है कि हम फिर से सारी चीजें प्लानिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे और फिर से अपना जो एयरक्राफ्ट है वो फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो यही पहली योजना फेल होने की शुरुआत से नए डिजाइन पर काम करना, वो होता है कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जब कोई प्लान या योजना फेल हो जाती है तो हम निराश ना होने के बजाय वापस शुरुआत पर जाना चाहिए और नए तरीके से सोचना चाहिए, इसीलिए कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द क्लाइंट सो इट इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड फॉर अस। ठीक है, तो ट्रैप क्या रहेगा कि करेक्ट तो हो गया, स्टार्ट ओवर अगेन आफ्टर अ प्लान फेल्स। और नेक्स्ट इसमें क्या रहता है कि ट्रैप देना होता है एग्जामिनर को, तो वो देगा टू ड्रॉ अ पिक्चर टू पेंट अ बोर्ड। ठीक है, तस्वीर बनाना, बोर्ड पर पेंटिंग करना, जो इस इडियम से जो निकल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है कि प्लान फेल होने के बाद दोबारा शुरुआत करना, नई योजना बनाना। तो नेक्स्ट है अपना इडियम इसमें स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बता चढ़ाकर बताना, उस पर हंगामा करना। ठीक है, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर अबाउट समथिंग स्मॉल, जैसे एक चाय के कप यानी जो टी कप होता है उसमें चाहे कितना भी तूफान जैसी लहरें बन जाएं, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। इसी तरह बिल्कुल छोटी या मामूली बात पर जरूरत से ज्यादा हंगामा खड़ा करना होता है, कि जब कोई किसी छोटी सी बात पर जो लोग जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं या बड़ा हंगामा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी डोंट वरी अबाउट देयर माइनर आर्गुमेंट, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो ट्रैप क्या रहेगा कि करेक्ट तो होगा अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, और ट्रैप रहेगा कि अ हैवी रेन स्टॉर्म वाइल हैविंग अ टी, ड्रिंकिंग हॉट टी इन अ बैड वेदर। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हो सकता है कि बात का बतंगड़ बनाना हो गया एक्चुअल मीनिंग, और जो लोग या स्टूडेंट एग्जाम में इसको समझ सकते हैं कि चाय पीते वक्त तेज बारिश होना, उस तरह से, यहाँ स्टॉर्म यानी तूफान आना। ठीक है, उस तरह से इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग है इसका कि छोटी बात पर हंगामा करना है, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना।
नेक्स्ट ईडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी लोहे के चने चबाना मुश्किल काम या जिद्दी व्यक्ति। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, ठीक है, कि अखरोट जो वॉलनट होते हैं या किसी सख्त छिलके वाले नट को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह किसी ऐसे व्यक्ति को मनाना या ऐसी समस्या को सुलझाना जो बहुत कठिन हो, उसे हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं। कि जैसे कोई एक ऐसा इंसान जिसको प्लीज करना या खुश करना बहुत मुश्किल होता है, या ऐसा कोई आपका मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा, तो उसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको सॉल्व सॉल्व करना, तो उसको बोल देंगे ये हार्ड नट टू क्रैक, यानी ये जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, अपनी जो प्रॉब्लम है, ये एक हार्ड नट टू क्रैक है, यानी बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो जैसे क्लियरिंग द एसएससी सीजीएल एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो ट्रैप क्या रहेगा कि एक्चुअल मीनिंग है इसका अ टफ प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कठिन समस्या को सुलझाना। लेकिन इसका जो ट्रैप बनेगा जो एग्जाम में आपको फंसा सकता है वो रहेगा अ डिलीशियस स्नैक ब्रेकिंग अ रियल नट विद टीथ, यानी स्वादिष्ट स्नैक अखरोट या दांतों से तोड़ना, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन एक्चुअल मीनिंग रहेगा कि कठिन समस्या को सुलझाना, जिद्दी या मुश्किल व्यक्ति जो होता है उसके लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना ईडियम ऑल एट सी, यानी असमंजस में पड़ जाना, यानी कंफ्यूज और अनसर्टेन जो चीज होती है उसको बोलते हैं ऑल एट सी। ठीक है। कि पुराने समय में जब जहाज जो शिप होते थे उन पे ना तो कोई जीपीएस होता था ना कोई कंपास होता था जिससे वो किसी भी डायरेक्शन का पता लगाएं। ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि जब समुद्र के बीच में ऐसे कोई फंस जाता था तो वो एकदम ऐसी स्थिति बन जाती थी कि समझ ही नहीं आता कि किस तरफ जाएं, क्योंकि ना जीपीएस है ना कंपास है, तो उसको बोलते थे कि ऑल एट सी। ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, व्हेन आई सॉ द न्यू एग्जाम पैटर्न आई वाज ऑल एट सी। रैप क्या रहेगा कि कंप्लीटली कंफ्यूज और लॉस्ट, यानी बिल्कुल कंफ्यूजन में होना, किसी बात को समझ ना पाना, रास्ता या डायरेक्शन क्लियर ना होना। ठीक है। ट्रैप क्या होगा, ट्रेवलिंग ऑन अ शिप, स्विमिंग इन द ओशन, यानी जहाज से यात्रा करना, समुद्र में तैरना, ये होंगे इसके जो ट्रैप रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा ईडियम रहेगा वो रहेगा मिस द बोट, यानी और बस, यानी मौका हाथ से निकल जाना, अवसर खो देना। टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी अगर आप स्टेशन या पोर्ट पर लेट पहुंचते हैं तो आपकी बस या बोट छूट जाती है। वैसे ही जब आप किसी अच्छे मौके पर सही समय पर एक्शन नहीं लेते तो वो मौका हाथ से निकल जाता है। ठीक है। कि जैसे लाइफ में भी क्या होता है ना, बहुत सारे साथी होते हैं कि एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से कुछ ऐसे जो कारण आ जाते हैं लाइफ में कि वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिस द बोट, कि एकदम मौका हाथ से निकल जाना, अवसर खो देना। ठीक है। कि आपको मौका तो मिला उन चीजों को पाने का लेकिन आपने उसको मिस कर दिया, तो वो रहेगा कि मिस द बोट। ही डिडंट अप्लाई फॉर अ जॉब ऑन टाइम एंड मिस द बोट। ठीक है। तो करेक्ट के जो रहेगा इसमें टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, मौका खो देना। ट्रैप हो जाएगा टू अराइव लेट एट बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पर लेट पहुंचना। टू फॉरगेट योर लगेज, या अपना सामान भूल जाना। नेक्स्ट इडियम रहेगा जो उसके जाने से पहले हम एक चीज बता देता हूँ अपने साथियों को, कि जिन साथियों ने अभी तक ब्लैक बुक A1 सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है, जिसमें टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे जो एसएससी में रिसेंटली पूछे गए हैं, तो उसका एक कंप्लीट वन शॉट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहां से जाके साथी अपना चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को 1 बाय 1 पार्ट में देखना है कि 20 वर्ड डेली अपना कंप्लीट करना है, तो वो भी एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके अपना चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल को यहाँ से लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट इंडिया में अपना टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी मुसीबत का डटकर सामना करना, साहस से निपटना, यानी टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली एंड विद करेज। यानी बुल फाइट में जो सैंड होता है, यानी जो बुल होता है, जो सांड होता है, सांड, यानी बुल फाइट में जो सांड होता है, सांड से बचने या उसे रोकने का सबसे निडर तरीका होता है कि डरने के बजाय सीधे उसके सींगों, यानी जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं, उनको पकड़ लो। ठीक है। यानी किसी दिक्कत का बिना डरे सामना करना। ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जैसे बुल फाइट होता है तो जो सांड होता है उसके अगर सींगों को पकड़ेंगे तो वो जल्दी से काबू में आ जाता है, मतलब मुसीबत जो आई हुई है उसका डट कर सामने करने को बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग हिज डेब्ट्स ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड पे देम ऑफ। टैप क्या रहेगा इसमें, जो करेक्ट ऑप्शन है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, या सीधा सामना करना। ट्रैप हो जाएगा टू फाइट विद एनिमल्स टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, यानी जानवरों से सीधा लड़ना, खतरों से भागना। इस तरह से जो माइंड में चीजें आएंगी इस ईडियम्स को पढ़ने के बाद। ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग होगा हिम्मत से डील करना सारी चीजों को।
नेक्स्ट ईडियम में टर्न अ डीफ ईयर, यानी अनसुना कर देना, ध्यान न देना। टू डेलिबरेटली इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ऐसी एक्टिंग करना जैसे आप बहरे हो या आपने किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को, तो उसे बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर, ठीक है। तो जैसे कोई इंसान होता है, जैसे कहीं भी के कुछ बोलता है लेकिन आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो एकदम ऐसे इग्नोर जैसा उसके साथ बिहेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर, ठीक है। द मैनेजर टर्न अ डीफ ईयर टू द एम्प्लॉयज कंप्लेंट्स। रैप क्या रहेगा कि करेक्ट इसमें रहेगा टू रिफ्यूज टू लिसन, यानी जानबूझकर जो अनसुना कर दिया, इग्नोर इंटेंशनली जो होता है किसी की बात पर ध्यान ना देना जानबूझकर। ट्रैप रहेगा टू हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम टू लिसन अटेंटिवली, यानी सुनने में दिक्कत होना या ध्यान से सुनना। नेक्स्ट ईडियम है अपना बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत दिशा में प्रयास करना, गलत व्यक्ति को दोष देना। टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन और परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स, यानी गलत दिशा में प्रयास करना, गलत व्यक्ति को दोष दे देना। यानी जो शिकारी कुत्ते होते हैं, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं, जब किसी जानवर के पीछे पड़ते हैं, यानी पीछा करते हैं, तो कभी कभी जानवर ना ऐसे पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे होते हैं पेड़, और जब जो कुत्ते होते हैं वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जानवर जो होता है वो किसी और पेड़ पर होता है, कुत्ता उसे किसी और पेड़ पर जब भौंकता है या बार्किंग करता है ना, तो उसको बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक है। इफ यू थिंक आई स्टॉल योर पेन, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो ट्रैप हो जाएगा, जो करेक्ट इसमें मीनिंग है टू फॉलो अ रॉन्ग लाइन ऑफ थॉट, यानी एक्यूज द रॉन्ग पर्सन। और ट्रैप हो जाएगा अ डॉग बार्किंग एट अ ट्री टू कट डाउन अ ट्री। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा ईडियम है वो है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी नजरअंदाज करना, रूखा व्यवहार करना। टू डेलिबरेटली इग्नोर और बी अनफ्रेंडली टू समवन, यानी पुराने टाइम में जब किसी मेहमान का स्वागत नहीं करना होता था या उसे भगाना होता था, तो उसे गर्म खाने देने की बजाय ठंडा जो भेड़ बकरे का जो काढ़ा होता है, सोलर मिर्च जिसे बोलते हैं, उसे खाने को दिया जाता था, जिससे उसको पसंद ना आए और वो भी समझ जाए कि हाँ मेरा आदर सत्कार नहीं हो रहा है, तो वहां से जल्दी चला जाता था। इस तरह से, ठीक है, जब किसी को नजरअंदाज करते हैं तो उसे बोलते हैं कोल्ड शोल्डर देना, ठीक है, जीव संबंध कोल्ड शोल्डर। तो आफ्टर आवर फाइट सी गेव मी द कोल्ड शोल्डर ऑल डे। ट्रैप रहेगा इसमें करेक्ट टू इंटेंशनली इग्नोर समवन, यानी जानबूझकर नजरअंदाज करना। ट्रैप हो जाएगा कि टू टच समवन विद आइस टू फील कोल्ड एंड वाटर, यानी बर्फ से छूना या सर्दी में ठंडा लगना। नेक्स्ट ईडियम है अपना होल्ड वंस हॉर्सेज, यानी धैर्य रखना, यहाँ रुको या फिर जल्दबाजी मत करो। टू वेट एंड बी पेशेंस टू स्लो डाउन, कि जब लोग घोड़े गाड़ी या जिनको हॉर्स कैरिज, और जैसे अभी हमारे यहाँ जो बोलते हैं उसे तांगा बोलते हैं, तो तांगा चलाते थे, तो गाड़ी को रोकने या धीमा करने के लिए घोड़ों की जो लगाम है उसको कसकर पकड़ लेते थे, ठीक है, उसको जो होल्ड करते हैं, यानी किसी काम में जल्दबाजी ना करना, होल्ड करके रखना, तो उसको बोलते हैं होल्ड वंस हॉर्सेस। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें कि होल्ड योर हॉर्सेस, लेट मी फिनिश एक्सप्लेनिंग बिफोर यू आस्क क्वेश्चन। तो ट्रैप में क्या हो जाएगा कि करेक्ट तो रहेगा कि टू बी पेशेंस, यानी टू वेट मोमेंट, धैर्य रखना, या कुछ जल्दबाजी ना करना, थोड़ा इंतजार करना, सब्र करना। ट्रैप रहेगा इसमें कि टू राइड अ हॉर्स फास्ट टू बाय अ हॉर्स, यानी तेज घोड़ी पर सवारी करना, घोड़े खरीदना। इससे ऐसा कुछ माइंड में आएगा, लेकिन एक्चुअल मीनिंग होगा इसका काम डाउन एंड वेट, ठीक है। फिर जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है, इसीलिए होल्ड वंस हॉर्सेस। नेक्स्ट ईडियम है इन द सेम बोट, यानी एक ही नाम में सवार होना, समान मुसीबत में होना। इन द सेम डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन एज समवन एल्स, ठीक है। इस समुन्द्र में अगर एक नाव में डूबने लगे या तूफान में फंस जाए, तो उसमें बैठे सभी लोगों की हालत एक जैसी होती है, सब एक ही समस्या में होते हैं, यानी किसी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारी सबकी प्रॉब्लम एक ही हो, सब एक ही समस्या से जूझ रहे हों, या एक ही तरह की सिचुएशन एकदम क्रिएट हो गई है सबके लिए, तो उसको बोलेंगे इन द सेम बोट। जैसे अभी सभी साथी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, ठीक है, नए अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, रातों को पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो वो अभी एक सेम बोट में सारे के सारे के अभी अभी उनका स्ट्रगल फेस चल रहा है, तो उनको बोल सकते हैं इन द सेम बोट। वी आर ऑल इन द सेम बोट सो लेट्स हेल्प ईच अदर पास द एग्जाम, ठीक है। तो ट्रैप क्या रहेगा कि फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और चैलेंज, यानी एक समान समस्या का सामना करना। और ट्रैप हो जाएगी कि साथ में यात्रा करना, यानी ट्रेवलिंग टुगेदर ऑन अ शिप या एंजॉयिंग अ बोट राइड, इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें जंप द गन, ठीक है, कि जल्दबाजी करना, वक्त से पहले कदम उठाना। टू स्टार्ट समथिंग बिफोर द राइट टाइम टू एक्ट
प्रीमेच्योरली, ठीक है, जल्दबाजी करना है, वक्त से पहले कदम उठाना। क्या होता है कि ट्रैक एंड फील्ड रेसेस में जो स्टार्ट के लिए बंदूक यानी गन चलाई जाती है, अगर कोई रनर बंदूक चलने से पहले ही दौड़ना शुरू कर दे तो उसे बोलेंगे जंपिंग द गन, ठीक है। कि जैसे आपने देखा भी होगा कि कहीं रेस होती है तो वहां गन जो शूट करते हैं, उसके बाद जो है हमारे जो रनर होते हैं उनको दौड़ना होता है, लेकिन अगर उससे पहले कोई दौड़ना स्टार्ट कर देता है मतलब वो जल्दबाजी कर रहा है, ठीक है, कि टाइम से पहले या वक्त से पहले अपना कदम उठा देना, तो उसको बोलेंगे जंप द गन, ठीक है। डोंट जंप द गन, वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर बाइंग बुक्स। ये एग्जांपल हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा टू एक्ट टू सून और प्रीमेच्योरली, ट्रैप हो जाएगा टू शूट अ गन या टू जंप ओवर ऑन ऑब्स्टेकल, ठीक है, कि काम तभी शुरू करो जब सही वक्त हो, वरना आप गलती से जंप द गन कर सकते हो और नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईडियम है अपना रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश होना, जमकर पानी बरसना, टू रेन वेरी हेवली। 17th सेंचुरी इंग्लैंड में जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती थी, सड़कों के गड्ढे नाले भर जाते थे और बहने वाले जो कुत्ते बिल्लियां जो उनकी लाशें सड़क पर आ जाती थी, ठीक है। तो मानो आसमान से वही बरसे हो, लाइक जैसे मैं समझाता हूँ, इसमें क्या है कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो जैसे बिल्ली कुत्ते या कोई भी जानवर होता है जो एकदम मर जाता है तो उनको नालों में फेंक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है तो वो नाले एकदम भर जाते हैं पानी से, और जो कुत्ते बिल्लियों की जो लाशें नालों में तैर रही होती हैं वो पानी के साथ ऐसे रोड पे आ जाती हैं बाहर। तो ऐसा लगता है देखने से जैसे कि बारिश में कुत्ते बिल्लियों की बारिश हुई हो। तो उसको बोलते हैं कि इतनी बारिश हुई कि ऐसे लगा कि जैसे कुत्ते बिल्लियों की बारिश हुई है, तो उसको बोलेंगे रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो एग्जांपल हो जाएगा, वी कुडंट गो आउट फॉर द मूवी बिकॉज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ट्रैप हो जाएगा कि रन हेविली, मूसलाधार बारिश होना। ट्रैप हो जाएगा एनिमल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, या फाइट बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स। यानी ये ईडियम बहुत तेज बारिश को डिस्क्राइब करता है, ना कि सच में एनिमल को गिरने का, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है अ डार्क हॉर्स, यानी छुपा रुस्तम, अप्रत्याशित विजेता, एन अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल पर्सन और कंपटीटर, ठीक है। छुपा रुस्तम जिसे बोलते हैं कि घुड़दौड़ जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें घोड़ा जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो लेकिन वो रेस जीतकर सबको चौंका दे, यानी एक ऐसा अपने साथ में जैसे कि हमारा ग्रुप होता है या लाइब्रेरी में या किसी बैच में, एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है क्लास के अंदर, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आए और वो टॉप कर जाए तो वो हमारे लिए होगा कि ये डार्क हॉर्स, यानी ये वो छुपा रुस्तम है। तो उसने कभी अपने आप को ऐसे शो ही नहीं किया, रिप्रेजेंट ही नहीं किया, लेकिन रिजल्ट ने कुछ और ही दिखाया कि नो बडी एक्सपेक्टेड सुरेश टू टॉप द एग्जाम, ही टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। यानी ये ईडियम डार्क हॉर्स का मतलब अनएक्सपेक्टेड जो विनर होता है, ना कि घोड़े का रंग या किसी बुरे इंसान को, ठीक है, दर्शाता है। तो ट्रैप क्या रहेगा कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। और जो ट्रैप दे सकता है तो वो होगा कि अ हॉर्स ऑफ ब्लैक कलर या डिसऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट ईडियम है ऑन थिन आइस, यानी खतरे में होना, जोखिम भरी स्थिति में, इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन, यानी बर्फ से जमी झील पर पतली बर्फ के ऊपर चलना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो किसी भी वक्त टूट सकती है और पानी में गिर सकते हैं। यानी एक ऐसी झील जो पानी से एकदम बर्फ बन चुके, उस पर चलना खतरा ही होगा, ठीक है। ऑन थिन आइस, यानी यू आर ऑन द थिन आइस विद द बॉस आफ्टर मिसिंग 3 डेडलाइंस। ट्रैप क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो गया, इन ए प्री और रिस्की सिचुएशन। और ट्रैप हो जाएगा स्केटिंग ऑन आइस फीलिंग वेरी कोल्ड, यानी ऑन थिन आइस का मतलब आइस पर चलना नहीं होता बल्कि किसी रिस्की सिचुएशन में होना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईडियम से बढ़ने से पहले साथियों को बता दूं कि जिन साथियों ने अभी तक अपना C1 सेक्शन कंप्लीट की नहीं किया, जिसमें टॉप 100 सिनोनियम एंटोनियम है जो रिसेंटली पूछे गए हैं एसएससी में, वो जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और ये सीरीज, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना ईडियम है रेड लेटर डे, यानी महत्वपूर्ण दिन या यादगार दिन, अ डे डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल। इसका ओरिजिन जो स्टोरी है वो हो जाएगा कैलेंडर और रिलीजियस बुक में, जो दिन बहुत खास या छुट्टी वाले होते हैं जो फेस्टिवल के होते हैं, वो अलग एक रेड कलर के जो लाल रंग के जो रिमार्क होता है उससे उनको मार्क कर दिया जाता है, ठीक है, लाइक दिस। क्या आप अगर कैलेंडर में भी देखते हो कि छुट्टी वाले दिनों को एकदम रेड जो होता है उससे मार्क करके रखते हैं, जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उनको रेड लेटर डे बोलते हैं। द डे इंडियन वॉन द डे इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप वाज अ रेड लेटर डे फॉर ऑल क्रिकेट फैंस। तो ट्रेम में क्या हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग हुआ ए मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट डे। और जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है वो बोलेगा अ डे फुल ऑफ डेंजर,
राइटिंग अ लेटर विद रेड इंक, यानी रेड लेटर का मतलब लाल रंग से लिखना नहीं है, लेकिन उसका मतलब है कि जो दिन लाल रंग से मार्क होते हैं वही खास और यादगार होते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इडियम है स्नेक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप या छुपा हुआ दुश्मन। अ ट्रेचेरियस पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड, यानी घास के अंदर छुपा हुआ सांप दिखता नहीं है और बिना वार्निंग के काट लेता है, वैसा ही दोस्त के रूम में छुपा हुआ दुश्मन होता है। लाइक बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि आपका कोई खास दोस्त है, आपके सामने आपके इतना सपोर्ट करेगा, सारी चीजें बोलेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करता है, यानी मौका ढूंढता है आपसे आप कुछ भी ऐसी दुश्मनी निकालने का, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक दुश्मन होता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसको बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप हो गया, कि सामने तो दोस्ती निभा रहा है लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। तो वो एग्जांपल हो जाएगा बिवेयर ऑफ राहुल, ही सीम्स नाइस बट ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। तो ट्रैप में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अ सीक्रेट एनिमी या डिसीटफुल पर्सन। ट्रैप होगा ए पॉइजनस स्नेक इन अ गार्डन या अ रेप्टाइल मूविंग फास्ट। तो इसमें क्या रहता है कि ये ईडियम उस इंसान के लिए होता है जो ऊपर से दोस्त बनने के लेकिन अंदर से धोखेबाज या दुश्मन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी जोखिम उठाना, लापरवाही से काम करना है, परवाह ना करना। टू टेक अ रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जैसे हवा यानी विंड में जो किसी चीज को फेंक देने से ऊपर वो उड़ जाती है, वैसे ही सभी सावधानियों को भूलकर बिना परवाह किए कोई रिस्क लेना, उसे बोलते हैं थ्रू कॉशन टू द विंड, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा ही थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग्स इन अ न्यू बिजनेस। ट्रैप में करेक्ट मीनिंग होगा टू एक्ट रेस्टलेसली, टेक अ बिग रिस्क। और ऑप्शन में रहेगा टू फ्लाई ए काइट इन द विंड या टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। कि थ्रू कॉशन टू द विंड का मतलब होता है सभी सावधानियों को साइड करके बिना परवाह किए रिस्क लेना। नेक्स्ट है अपना एज फिट एज अ फिडल, यानी चंगा भला पूरी तरह स्वस्थ, इन एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो फिडल एक संगीत वाद्य यंत्र जो वायलिन होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। जो एक अच्छे फिडल को हमेशा सही कंडीशन में रखा जाता है ताकि उससे बेहतरीन आवाज निकले। इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए होने लगा, यानी इसको कैसे रख सकते हैं, जैसे जो अच्छी सेहत या अच्छा चंगे भले इंसान होता है उससे रिलेटेड, ठीक है, इसका रिलेशन। एज फिट एज अ फिडल, माई ग्रैंड फादर इज 80 years old बट ही इज एज फिडल, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा, इन वेरी गुड हेल्थ। और जो एग्जामिनर देगा ए गुड म्यूजिशियन या प्लेइंग अ वायलिन वेल। तो इस मीडियम का निशान सेहत के डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये ईडियम जो किसी इंसान की सेहत को डिस्क्राइब करता है, ना कि किसी म्यूजिक स्किल को। तो ये थे हमारे ब्लैक बुक P1 सेक्शन के आज के और 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। अपना A1 कंप्लीट करें, C1 कंप्लीट करें, ठीक है। धीरे धीरे हम अपनी ब्लैक बुक के सारे सेक्शन ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।